Hello friends, class 9th. Again I am telling you the next part of the chapter about the drainage. Here I taught you about the rivers, east flowing river or west flowing rivers. As you know that I taught you the east flowing river make delta and west flowing river make estuaries. East flowing rivers पेनिनसुलास होती हैं और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो अरेबियन सी में गिरती हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में महानदी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार और लूनी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। और रिवर का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में हम जानते हैं कि कई सारी रिवर माउंटेन रेंज से निकलती हैं और कुछ इसमें पेनिनसुलर रिवर्स हैं। माउंटेन रिवर में जो हिमालयन रिवर्स हैं बेसिकली इंडस रिवर है जो, और गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र है, जिनके द्वारा नॉर्थर्न प्लेन्स का निर्माण होता है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे, जिससे हम प्रोडक्शंस करते हैं। और इसमें हमने ये पढ़ा कि जो इंडस रिवर्स है बेसिकली मानसरोवर से निकलती है और जम्मू कश्मीर में आती है, और जम्मू कश्मीर में आने के बाद ये पठानकोट पाकिस्तान में आ जाती है। और वहाँ पर जैसे झेलम है, रावी है, व्यास है, चिनाब है, ये नदियाँ मिलती हैं। और गंगा नदी में हमने पढ़ा कि जो भागीरथी नदी है वो गौमुख से निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जब देवप्रयाग में मिलती है उत्तराखंड में तो इसका नाम गंगा हो जाता है। और इसके बाद ये यमुना इसके पैरेलल बहती हुई इलाहाबाद में मिलती है और इसके साथ इस गंगा नदी में गंगा यमुना, और यमुना से मिलती है चंबल, लेकिन चूँकि गंगा की ही ट्रिब्यूटरी मानी जाती है पर गंगा से डायरेक्ट नहीं मिलती चंबल, बल्कि चंबल मिलती है यमुना से। तो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चंबल, और चंबल की भी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है क्षिप्रा नदी। इसी तरह से सोन है, चंबल है, घाघरा है, गंडक है, यमुना है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। और एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्रा नदी इससे मिलती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी और पद्मा के नाम से जानी जाती है। ऐसे हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में पढ़ा जो मानसरोवर से निकलती है, और मानसरोवर से निकलने के बाद हमने ये देखा कि ये तिब्बत में सांगपू के नाम से जानी जाती है और अरुणाचल प्रदेश में आते इसका नाम डेहांग हो जाता है, और जहाँ पर देवांग नदी इससे मिलती है, और लोहित नदी और मानस नदी इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। और इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसके बाद बे बंगाल में गिर जाती है। हम लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो लेक्स है लेक्स यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर। हम कश्मीर से काफ़ी फैमिलियर हैं, वैली ऑफ कश्मीर से। एंड फेमस डल लेक, और फेमस डल लेक जो है कश्मीर में, अगर हम देखें कई सारी लेक्स हैं वहाँ पे कश्मीर में। बेसिकली यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर, जैसे डल लेक है वहाँ पर काफ़ी फेमस, वुलर लेक है, शेषनाग लेक है, फेमस डल लेक है जहाँ पर हाउस बोट्स यानी कि जो हाउस बोट्स चलती हैं वहाँ पे, एंड शिखराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। लेक्स होने के कारण ही वहाँ पर मैनी टूरिस्ट वो क्या करते हैं, वहाँ विजिट करते हैं। मैनी टूरिस्ट गो देयर, वहाँ जाते हैं और रिक्रिएशन के लिए जाते हैं वो वहाँ पे। दे गो देयर फॉर रिक्रिएशन, फॉर एंटरटेनमेंट विद देयर फैमिली, और उन स्टेटों की एक इनकम का सोर्स माना जा सकता है टूरिज्म।
यानी टूरिज्म के लिहाज से अगर हम देखें तो लेक्स का एक अपना ग्रेट इम्पोर्टेंस है and cigars which attract thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited well some other tourist spot near a lake and enjoyable. हम देख सकते हैं वहाँ पर स्पॉट हम खेलते हैं झील के नज़दीक और इन्जॉय करते हैं, बोटिंग स्विमिंग करते हैं हम अक्सर, एंड अदर गेम्स भी हम खेलते हैं। इमेजिन अगर हम करें, इफ़ वी इमेजिन कि जो श्रीनगर है, नैनीताल और अदर टूरिस्ट प्लेस हैं, अगर इनमें लेक नहीं होता इनमें, तो वुड दे हैव बीन एज एट्रैक्टिव एज दे आर टुडे, क्या वो उतने एट्रैक्टिव होते जितने वो आज हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, क्या आपने इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स की कोशिश की है जानने की कि ये जो लेक्स है इनका जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में कितना है। Apart from attraction for tourists, lakes are also useful for human being in many ways. जो लेक्स है वो बहुत ही यूजफुल है एज ए ह्यूमन बींग्स के लिए कई तरीक़ों से अगर हम लेक्स को देखें, इनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंस आर कॉल्ड, जो सीज है जो ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं बड़े भूभाग पर, उनको सी बोलते हैं। जैसे कैस्पियन सी है, डेड सी है और अराल सी। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ में कई सारे लेक्स मिलते हैं। एंड अदर कैरेक्टरिस्ट, उनके जो कैरेक्टरिस्ट हैं काफ़ी अलग हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, बहुत सारी जो झीलें हैं इंडिया में वो परमानेंट हैं, हमेशा उनमें पानी अवेलेबल रहता है। सम कंटेन वाटर, इनमें से किसी में पानी रहता है। ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब मानसून आता है और बारिश होती है, कुछ झीलें तो ऐसी हैं जिनमें केवल मानसून के टाइम पर पानी रहता है। लाइक द लेक्स, द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज जो है, और सेमी एरिड रीजन है, जो सेमी एरिड रीजन में जो सूखे इलाके हैं उन इलाकों में हमें केवल रेनी सीजन में ही पानी देखने को मिलता है। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर, कुछ लेक्स ऐसे हैं विच आर द रिजल्ट, जो ग्लेशियर के कारण जिनका फॉर्मेशन हुआ है। आइस शीट्स हैं, वाइल अदर हैव बीन फॉर्म बाय विंड्स, और अदर जो है विंड्स के द्वारा बनी है। रिवर्स एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनके द्वारा फॉर्मेशन हुआ है। मेंडरिंग रिवर, जो मिंडस बनाती हैं जो नदियाँ, मैंने कल आपको बताया था कि जो मिंडस है ये आपके मिंडस हैं बेटा, इसको मिंडस बोलेंगे। जितना ये घुमाव है, दीज आर कॉल्ड मिंडस, और इसी में कभी कभी इस तरह के फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो वो क्या है, ऑक्सबो लेक है, बैल के खुर के समान। इससे में हम रिवर्स क्या करते हैं, वी शेप की वैली भी बनाती है, जैसे गॉर्ज जैसे बनाते हैं, ऐसी घाटी टाइप में, जैसे बीच में से ऐसे नदी बहती है, तो अपने किनारों को पहले ऐसा रहा होगा ये, फिर ऐसा काट गया, फिर इतना, पहले इतना भाग हुआ, फिर इतना भाग, जैसे नदी बह रही है, फिर इतना भाग हुआ, फिर इतना हो गया, ऐसे करता रहता है, तो वी शेप वैली बनती है। हम देखते हैं मेन विंडरिंग रिवर्स अक्रॉस द फ्लैट प्लेन है, फ्रॉम कट ऑफ द लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक, स्पीड्स एंड बार फ्रॉम लेगून इन द कोस्टल एरिया। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो चिल्का लेक है, अगर हम चिल्का लेक देखें और पुलिकट लेक और कोल्लेरू लेक, ये हमारी लेगून लेक है। जैसे नदी के अंदर ही अंदर पानी क्या होता है, जमीन के किसी भूभाग में पहुंच जाता है, तो वो वाली जो लेक्स बनती हैं लेगून लेक कहलाती हैं। पुलिकट लेक, कोल्लेरू लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में है, एंड पुलिकट लेक तमिलनाडु में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। लेक्स इन रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम, कभी कभी जो ड्रेनेज है समटाइम हम देखते हैं ये क्या है, सीजनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सांबर लेक को देखें इन राजस्थान में, विच इज ए सॉल्ट वाटर लेक, जो एक सॉल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर इज यूज, जो नमकीन पानी की झील बोलते हैं,
बेसिकली जो ये साल्ट वाटर है इसे साल्ट निकाला जाता है, और सांबर जो लेक है वो नमक के लिए ही फेमस है इंडिया में। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, इसमें से जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स हैं हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजन, ग्लेशियल ओरिजन। इन अदर वर्ड दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन। वे तब बनते हैं जब ग्लेशियर क्या किया जाते हैं, डग्स किए जाते हैं और बेसिन में, विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम वुलर लेक देखें, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है वुलर लेक। सबसे ज़्यादा ताजे पानी की झील है वुलर लेक। ऐसे डल लेक है वहाँ, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। डल लेक जो है वो भी कश्मीर में है। भीमताल है यहाँ पे उत्तराखंड में, भीमताल में भी एक लेक है, आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है भीमताल में। नैनीताल, लोकटक है मणिपुर में, और बारापानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर। ये ताजे पानी की कुछ झीलें हैं। लोकटक लेक की पिक्चर्स हम इसमें देख सकते हैं, इस फिगर में, वी सी इन द फिगर। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक की अगर हम बात करें, द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर जनरेशन ऑफ आइडल पावर, अगर हम आइडल पावर की जनरेशन्स की बात करें, हैज ऑल्सो लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो मैनमेड लेक मानी जाती है, गुरु गोविंद सागर। भागला नागर डैम के पास ही है गुरु गोविंद सागर। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू, अगर हम देखें जो लेक्स की वैल्यू है ह्यूमन बींग्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, जो एक लेक है वो किस में मदद करती है, फ्लो ऑफ रिवर के लिए रेगुलेट करती है एक रिवर को, यानी रिवर को एक वाटर देने का काम करती है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स में इट प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ जो अगर नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है ड्राई सीजन्स में, फ्लोटिंग भी रोकती है, और ड्राई सीजन में पानी अवेलेबल कराती है। इट हेल्प टू मेंटेन एन एवर फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, कई बार लेक से हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनहेंस नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ती है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। वहाँ का जो अगर वहाँ पर कहीं लेक्स है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, गर्मी के मौसम में अगर कहीं पर लेक्स है तो वहाँ पर ठंडक प्रदान होती है। तो इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को तो बैलेंस करता ही है, टूरिज्म को, और प्रोवाइड रिक्रिएशन यानी मनोरंजन, जैसे बोटिंग करते हैं हम वहाँ, स्विमिंग कर सकते हैं, और कई तरह के अट्रैक्शन का केंद्र रहता है लेक्स। रोल ऑफ रिवर्स, जैसे हमने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम, इरिगेशन कर सकते हैं हम, बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए ये है, रिक्रिएशन के लिए है, नेविगेशन हम कह सकते हैं। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी में जो इनका रोल है रिवर्स का वो क्या है, रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल, जो रिवर्स है उनका एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है। मनुष्य का अगर इतिहास देखें एंशिएंट पीरियड से हम देखते हैं कि जो रिवर्स है उसकी काफ़ी वैल्यू रही है, चाहे ट्रांसपोर्टेशंस को देखें या एक कल्चरल उसमें देखें हम, कल्चरल वैल्यू में, जैसे हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, कई सारे जो हमारे स्पिरिचुअल सिटीज, आध्यात्मिक जो शहर हैं जो आध्यात्म से जुड़े हैं वो नदी के किनारे ही केंद्रित थी। और बहुत सारी हमारी सभ्यताएं जो है, सिविलाइजेशन नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे उनको आसानी से इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाती थी और वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था। इसेंशियल वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए देयरफॉर जो रिवर बैंक्स हैं अट्रैक्ट सेटलर्स
के लिए काफ़ी अट्रैक्ट का काम करते हैं फ्रॉम एंशियंट टाइम से। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटी। जो ये सेटलमेंट हैं हैव नाउ बिकम, ये बड़े शहर बन चुके हैं। एक लिस्ट उन शहरों की हम तैयार कर सकते हैं जो नदियों के किनारे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली है जैसे यमुना नदी के किनारे है, आगरा भी यमुना नदी के किनारे है, देहरादून है। तो बेसिकली हम देखते हैं ऐसे गंगा रिवर है, वाराणसी है, कानपुर है, पटना है, हरिद्वार है। तो गंगा नदी के किनारे हैं बहुत सारे। इस तरह से हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं उन सिटीज़ की जो रिवर्स की, जैसे गोदावरी नदी के किनारे है नासिक शहर, कटक है महानदी के किनारे उड़ीसा में। यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, हम इन नदियों का पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेविगेशंस के लिए, जो बोटिंग हम करते हैं, शिपिंग चलाते हैं या बोटिंग करते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशंस के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व है, पर्टिकुलरली टू ए कंट्री लाइक इंडिया। भारत के सेंस में अगर हम देखें, यहाँ पे जो रिवर का इम्पोर्टेंस है यहाँ इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ एग्रीकल्चर करती है। तो ये रिवर्स हैं एक बूंद वरदान है इरिगेशंस के लिए। जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, नदियों के द्वारा कैनाल्स बना के वहाँ पर सिंचाई की जा सकती है। दूसरा, रिवर्स जहाँ पर है वहाँ पर हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करके हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फ्लड को रोकने के लिए इरिगेशन कर सकते हैं, फिशिंग की जा सकती है वहाँ पर, नेविगेशन हो सकता है, वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो रिवर्स के हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है, जो एक इकोनॉमिक वैल्यू है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कहें या इरिगेशंस कहें या फिशिंग कहें या टूरिज्म के लिए कहें, वो काफ़ी एक बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर एक जहाँ पर इसका एक गुड इकोनॉमिक वैल्यू है रिवर का, वहीं पर हम इसके अगर एक डार्क साइड को देखें तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वी कांट इग्नोर द डार्क साइड ऑफ द वैल्यू ऑफ रिवर्स। एज ऑन द वन हैंड द लॉट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। रिवर पॉल्यूशंस की बात करें, द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर। हम देख रहे हैं जो डोमेस्टिक है, घरेलू, जो हम घर के डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या घरों में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स है, वॉशिंग यूटेंसिल, या ड्रेनेज से हमारा जो वाटर निकलता है नालियों द्वारा, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड। हम देखते हैं अगर रिवर पॉल्यूशंस की बात करें, आज हम देख रहे हैं कि हम अपने घरेलू पर्पज़ के लिए या म्युनिसिपल या इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के लिए जो डिमांड है रिवर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, और डेफिनेटली इनकी डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कम होने से जो क्वालिटी है वाटर की या जो पोर्टेबल वाटर है वो काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट, इस परिणाम में एग्रीकल्चर डिमांड्स, एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़्यादा वाटर चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशंस के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए। तो रिवर्स के द्वारा ही वाटर की सप्लाई की जाती है इंडस्ट्री में या अर्बन एरियाज में। इससे क्वालिटी ऑफ वाटर इफेक्ट करता है नेचुरली। एज ए रिजल्ट, इस परिणाम में हम ये देखते हैं कि मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रेन किया जाता है रिवर के द्वारा, और इससे क्या होता है, रिड्यूसिंग दियर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है, मात्रा है रिवर की, वो घटती जा रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो अनट्रीटेड सीवेज है, नालियों का गंदा सीवेज से पानी, और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आर एम्प्टी, वो इन नदियों में जो इंडस्ट्री से जितना कूड़ा निकलता है, वेस्टेज, वेस्ट मटेरियल्स, केमिकल युक्त, जिसमें केमिकल्स होते हैं, वो सब इसमें ड्रेनेज
रिवर्स में एम्प्टी किया, खाली किया जाता है। दिस इफेक्ट नॉट ओनली, इससे ना केवल पानी की क्वालिटी में असर पड़ता है बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी। जो एक नदी की बेसिकली क्या होती है, पानी को साफ करने की सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी होती है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा पानी हमने गंदा कर दिया है, कुछ पानी में डाल दिया केमिकल युक्त, तो पानी में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो खुद साफ कर सके, उसको खुद साफ हो जाता है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गंदा पानी नदी में डाल दें तो इतना ज़्यादा पानी को, केमिकल वाला पानी को नदी साफ नहीं कर सकती। यानी नदी में खुद इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उतने से डंप लग जाए। अगर नदी में अगर हम केमिकल युक्त डंप लगा दें या वेस्ट मटेरियल फेंक दें तो उतना ज़्यादा क्या होगा, वो पॉल्यूशंस करेगा। एडुकेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट। अगर जो पर्याप्त स्ट्रीम फ्लो है, गंगा क्या करती है, एबल करती है, डाइल्यूट कर सकती है, उसको अपने में समाहित कर सकती है, एज्यूमुलेट पॉल्यूशन लोड 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटी का। लेकिन जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है वो अब छोटी मोटी गंदगी तो नदी क्या कर सकती है, अपने में डाइल्यूट कर लेती है। यानी उसमें खुद इसमें पावर होती है कि वो छोटा मोटी गंदगी नदी खुद ही साफ कर लेती है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा नदी में डंप लगा दें, उसका पूरा ढेर लगा दें, या केमिकल्स, टॉक्सिक बायोकेमिकल्स चीज़ें उसमें फेंक दें, सीवेज उसमें, सीवेज लाइन उसमें फेंक दें, तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती है और इससे पॉल्यूशंस होता है। इससे एक्वेटिक लाइफ है, जो नदी में रहने वाले जानवर हैं, उनकी लाइफ पे असर पड़ता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट्स टू हैपन। ये क्या है, एंड द पॉल्यूशन लेवल। हम देखते हैं जो पॉल्यूशन लेवल है इन नदियों का, अर्बनाइजेशन से, अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जो सिविल लाइनिंग है, वेस्ट मटेरियल्स हैं या केमिकल्स हैं जो पानी में डंप लग जाता है, इससे पानी की जो इफिशिएंसी होती है खुद साफ करने की, नहीं कर सकती है, बियॉन्ड द लिमिट्स। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर एंड लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। इस तरीके से ने कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए कई नदियों को साथ। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा नदी काफ़ी पॉल्यूट हो चुकी थी, इसे गंगा एक्शन प्लान भी चलाया गया, क्योंकि बेसिकली लॉन्चिंग वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर। हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान कह रहा है। गंगा एक्शन प्लान है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट चला था, मेधा पाटकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सोशल वर्कर है मेधा पाटकर। हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। हमारी जो हेल्थ है, हमें कई सारी, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, हेपेटाइटिस है, कई तरह की हमें बीमारियां हो सकती हैं अगर हम पॉल्यूटेड वाटर यूज करते हैं। हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड, हमारी हेल्थ कैसे अफेक्टेड होती है पॉल्यूटेड रिवर के द्वारा। थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर हम सोचें अपनी लाइफ को, ह्यूमन बींग्स को, कि हमारी जो लाइफ है कैसी होगी बिना फ्रेश वाटर के। इफ वी डू नॉट हैव ए फ्रेश वाटर, देन व्हाट विल बी द एक्शन, either we can say what will the reaction of polluted water on human beings, how our life will be affected badly। एक डिबेट किया जा सकता है क्लास में। नेशनल रिवर कंजर्वेटिव प्लांट है जो NRCP जिसे शॉर्ट में कहते हैं, रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम, जो नदी सफाई कार्यक्रम है, नदियों को साफ करने का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया इन द कंट्री में, वॉज इनिशिएटेड विद लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान के साथ 1985 में। और आपको बताना चाहूँगा, गंगा के पानी में एक कोलीफॉर्म नाम का जीवाणु होता है, कोलीफॉर्म। तो बेसिकली ये जब हम गंगा पानी एज ए होली रिवर मानी जाती है गंगा, तो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से जब गंगा का पानी का सेवन करते हैं तो वो जो कोलीफॉर्म नाम का जीवाणु है वो आदमी की आंतों में चला जाता है। तो कोलीफॉर्म क्या एक जीवाणु है
जो गंगा के पानी में पाया जाता है। और बेसिकली एक अगर हम बात करें साइंटिफिक रीजन की कि गंगा का पानी जो है लंबे समय तक भी स्वच्छ रहता है, इसके पीछे कि गंगा के पानी में गंगा जो पानी को खराब करते हैं जो बैक्टीरिया, उसको खाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो पानी को लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं और खराब बैक्टीरियाज को जो पानी को दूषित करते हैं उनको मारते हैं। इसलिए गंगा का पानी, रीजन एक ही गंगा का पानी लंबे समय तक फ्रेश रहता है, ऐसा माना जाता है। गंगा एक्शन प्लान में एक्सपेंडेड ओवर अदर रिवर अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। अभी अगर मैं देखूं नेशनल रिवर कंजर्वेशन जो प्लान है NRCP इन द ईयर 1995 में शुरू हुआ था, लेकिन गंगा एक्शन प्लान 85 में शुरू हुआ था। 85 से कितने साल बाद? 10 साल बाद। ऑब्जेक्टिव ऑफ जो NRCP है इज इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, रिवर के जो रिवर पानी है उसको सुधारना, विच आर मेजर वाटर सोर्सेज, जो मेजर वाटर सोर्सेज है कंट्री में, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन एबेटमेंट वर्क्स जो है। बेसिकली ये माना जाता है गंगा को एक होली रिवर का टाइटल मिला हुआ है। गंगा इज कंसिडर्ड एज ए होली रिवर एंड नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी है गंगा देश की। तो बेसिकली हमने इसमें पढ़ा, इफ़ वी रिपीट द रिवर बेसिन इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडस रिवर जो है हिमालयन रिवर में मानी जाती है, और इंडस रिवर है, हम ध्यान से सुनेंगे, वो मानसरोवर से निकलती है। यहाँ मानसरोवर लेक है तिब्बत में, तिब्बत है पूरा इलाका, वहाँ मानसरोवर झील से इंडस नदी निकल के भारत में कश्मीर में आती है, लद्दाख में, जो आजकल अब यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख में एक इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत 1960 में ये तय किया गया कि इंडिया केवल 20% पानी, अब 20% कैसे पता चलता है, क्योंकि वहाँ डैम्स बनाए जाते हैं और उसमें दरवाजे बनाए जाते हैं, तो 20% पानी ही खोला जाता है अपने यूज के लिए, बाकी का पानी पाकिस्तान यूज करता है। बेसिकली हमने ये देखा इसमें, तो इंडस रिवर बेसिन है लोकेटेड इन इंडिया, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और रेस्ट इन पाकिस्तान कहता है। ये इरिगेशंस के तहत यूज किया जाता होगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के द्वारा, बाकी तो केवल जम्मू कश्मीर को टच करते हुए निकल जाती है। अगर हम गंगा रिवर की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट गंगा रिवर, मैंने आपको बताया था कि जो भागीरथी नदी है वो सास के नाम से जानी जाती है और अलकनंदा नदी बहू के नाम से जानी। अब डेफिनेटली सास है तो उसमें पानी ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी का फ्लो है। हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल भागीरथी, हेड वाटर है जो गंगा का, जो ज़्यादा पानी जिसमें है हेड वाटर, भागीरथी बोलते हैं उसे। फैट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख से, एंड जॉइंड बाय अलकनंदा, और अलकनंदा से मिल जाती है कहाँ? एट देवप्रयाग में, इन उत्तराखंड में। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन, हरिद्वार में जो गंगा माउंटेन से निकल रही थी, अब हरिद्वार आते आते उत्तराखंड में हरिद्वार एक डिस्ट्रिक्ट है, हरिद्वार में आकर ये मैदानी भाग में पहुंच जाती है। और जब मैदानी भाग में पहुंचती है तो गंगा नदी जो है एक उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है, जिसे नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। उपजाऊ भूमि इसलिए क्योंकि अपने साथ एलुवियल सॉइल बहा के लाती है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, और ओल्ड एलुवियल सॉइल को मांगर न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोलते हैं। इसमें वीट हो गया, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शंस होता है, और हैवी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका होने से हरिद्वार के बहुत सारे लोग पीपल एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं। यहाँ पर इस फिगर में कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है, हमें संगम दिख रहा है भागीरथी और अलकनंदा का, देवप्रयाग में
द गंगा इज जॉइन बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज। एज ए वर्क मैं आपको काम दे रहा हूँ, आपको ये पता करना है इस फिगर में कि इसमें अलकनंदा कौन होगी और भागीरथी कौन सी रिवर होगी जो यहाँ से इमर्ज्ड अलग अलग जगह से। जैसे मैंने आपको बताया, गंगा इज जॉइन बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज, कई सारी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा गंगा ज्वाइन होती है। फ्रॉम द हिमालयाज की अगर हम बात करें, हिमालय से जो निकलती है, फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर, इसमें से जो थोड़ी है वो एक मेजर रिवर्स हैं। सच है यमुना, जैसे कि यमुना है, यमुनोत्री से निकलती है, और भगीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में पड़ते हैं, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है जो। एंड घाघरा नदी है, घाघरा गंडक है कोसी, इसमें यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और घाघरा गंडक कोसी ये नेपाल से निकलती है। द रिवर यमुना राइज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी में। इज फ्लो पैरेलल टू गंगा, यानी गंगा के पैरेलल बहती है, लेकिन गंगा से मर्ज नहीं हुई है अभी ये। हिमालय से निकलने के बाद गंगा के पैरेलल जरूर बह रही है ये। इट फ्लो पैरेलल टू गंगा एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये गंगा से मिलती है इलाहाबाद नामक स्थान पर, जहाँ पर 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है, गंगा यमुना सरस्वती का, तभी इसलिए त्रिवेणी संगम इसे बोलते हैं। घाघरा गंडक एंड कोसी, ये नेपाल हिमालय से निकलती है 3 नदियाँ। कोसी रिवर को तो बंगाल का सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, बिहार का शोक, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कब कहाँ से बह जाएगी ये, और अब जब भी बहती है अपने साथ बहुत सारा ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को खतरा रहता है इससे। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, ये ऐसी रिवर्स हैं विच फ्लड, जो बाढ़ लाती हैं, उत्तर के मैदान में बाढ़ लेके आती हैं, और बाढ़ से एक फायदा होता है कि अपना उपजाऊ मिट्टी बहा के लाती हैं हर साल। कॉजिंग, हालांकि इसके कारण वाइड स्प्रेड, मतलब चारों ओर डैमेज होता है लाइफ का, जीवन का नुकसान, हमें कहते हैं जीवन को हानि होती है और संपत्ति को। वेयर एज दे इनरिच, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं अगर मिट्टी की बात करें, इसमें जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मानी जाती है। एल्यूवियल सॉइल का डिपॉजिट करती है ये नदी। गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में फर्स्ट प्रवेश करती है तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी यहीं पर बिछा देती है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण इसी नदियों के द्वारा होता है, इन्हीं नदियों के द्वारा, जो गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है। मेन ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें which come from the peninsular uplands are the चंबल, बेतवा एंड सोन। चंबल, बेतवा, सोन ये आपकी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, यानी उत्तर की ओर बहने वाली, साउथ से नॉर्थ की ओर बहने वाली, सभी नॉर्थ से साउथ को बहती हैं, लेकिन ये नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं, चंबल, बेतवा और सोन नदी। These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water. इनमें शॉर्टर कोर्स रहता है, इसलिए ये अपने साथ बहुत ज़्यादा वाटर नहीं लेके आती। अल्टीमेटली वो कैसे गंगा से ज्वाइन होती हैं मैप में देखेंगे। अभी हम ये जानते हैं, डू यू नो कह रहा है, जो नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 में, नमामि गंगे, इसमें गंगा नदी को पॉल्यूशन से बचाना इसका मेन एम था। और बेसिकली आप देखिए ना, इतना पैसा गवर्नमेंट गंगा एक्शन प्लान में 1985 में खर्चा किया था, फिर गंगा को नेशनल रिवर वो किया, फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया। लेकिन इस कोरोना के टाइम पर जितनी ये इंडस्ट्रियाँ बंद हुई थी, फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी, जो इतना सिविर जो पानी डंप लगा था, केमिकल्स थे जो बायोडिग्रेडेबल्स केमिकल्स थे जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, जिनसे वाटर और पॉल्यूट हुआ एक्वेटिक लाइफ पर भी इसका असर पड़ा। लेकिन इस महामारी के टाइम पर ये सारी नदियाँ जो हैं क्लीन हो गई, पॉल्यूशन फ्री हो गई। जहाँ गवर्नमेंट के इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट के द्वारा भी हम इस मिशन को सक्सेस नहीं कर पाए कि नदियों में पॉल्यूशन ना हो, इस पीरियड में सारी रिवर्स और पॉल्यूशन बहुत कम हो गया।
यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2014 में ये प्रोग्राम चलाया था, कंप्लीट टू विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव अवेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ नेशनल रिवर। हम इसको एक्सप्लोर प्रोजेक्ट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में देख सकते हैं। हमें बता देगा नमामि गंगे प्रोग्राम। जैसे लोग अंतिम संस्कार करते हैं तो गंगा में अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं, तो लाखों या करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या है, रिवर पॉल्यूटेड भी हो जा रही है। इन लार्ज विथ वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी द गंगा फ्लो, गंगा बहती है फरक्का में, फरक्का के ईस्ट में, फरक्का बैराज है वेस्ट बंगाल में। दिस इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। द रिवर bifurcates here, भागीरथी हुगली फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन इन द बे ऑफ बंगाल। फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, डेल्टिक प्लेन्स को कवर करते हुए। जो मेन स्ट्रीम है इसकी, मुख्य स्ट्रीम रिवर फ्लो साउथवर्ड में बहते हुए बांग्लादेश में आती है और ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्रा को अगर हम देखें, दोनों ही हिमालयन रिवर्स हैं। फर्दर डाउन स्ट्रीम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर मेघना के नाम से जानी जाती है। द माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दिस रिवर, और जो डेल्टा बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा, सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। जो सुंदरबन डेल्टा है, इसका जो नाम है डिराइव इट नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री। ये सुंदरी ट्री बोलते हैं, सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बंगाल में, इसलिए सुंदरबन डेल्टा पड़ गया इसका नाम। मैंग्रोव वेजिटेशन होती है वहाँ, दलदली वाली मैंग्रोव वनस्पति मार्सी लैंड में उगते हैं, दलदली वाले इलाके में, स्वैम्पी इलाके जो होते हैं। इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। और यही जो डेल्टा है, इस डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर नाम का जानवर टाइगर पाया जाता है। लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, जो लेंथ है गंगा की 2500 किलोमीटर है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, जो ड्रेनेज पैटर्न है फॉर्म बाय गंगा रिवर सिस्टम, जो प्रवाह तंत्र है नदी का। अगर हम देखें, अम्बाला इज लोकेट, अम्बाला स्थान जो है वहाँ पर वाटर डिवाइड होता है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला की अगर हम बात करें टू सुंदरवन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट स्लो, इट हार्डली 300 मीटर्स। इन अदर वर्ड देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर ऑफ एवरी 6 किलोमीटर। केवल 1 मीटर का ही फॉल रहता है हर 6 किलोमीटर की दूरी पर। देयरफॉर द रिवर डेवलप, इसलिए जो रिवर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दिस इज कॉल्ड अ मिंडस, ऐसे मिंडस बनाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज डिस्टेंस कवर करती है गंगा। और हरिद्वार आते आते ये प्लेन्स भाग में डिपॉजिट का निर्माण कर देती है, फिर इलाहाबाद में मिलती है, फिर पटना प्रवेश करती है, पटना से फिर बंगाल में चली जाती है, और बंगाल से बांग्लादेश होते हुए बांग्लादेश से फिर बे बंगाल में गिर जाती है। ब्रह्म, और इसमें मैंने आपको बताया था ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी इनसे मिलती हैं, जिसे चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और घाघरा गंडक कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, और वेस्ट बंगाल में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। लेंथ ऑफ द गंगा अगर हम बात करें, जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। अगर हम फिगर देखें 3.4, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ट्राइब ऑफ डेन अभी हमने पढ़ा ये, तो लार्ज मेंडस का निर्माण करती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अगर हम देखें, ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम
ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत, तिब्बत में राइज होती है ईस्ट ऑफ मानसरोवर, लाइक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज. इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, से लंबी है एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया. इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय, हिमालय के पैरेलल होती है. ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, नामचा बरवा में जब ये मिलती है नामचा बरवा पर्वत, इट टेक्स अ यू टर्न लेती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में आती है. दो ए गॉर्ज हियर इट इज कॉल्ड देहांग, यहाँ इसका नाम देहांग है. इट इज ज्वाइन बाय देवांग, देवांग से ज्वाइन होती है द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम. इन तिब्बत अगर हम देखें, द रिवर कैरी स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर लाती है क्योंकि यहाँ इसमें लेस सिल्ट होते हैं एज इट इज कोल्ड, और कोल्ड होती है एंड ड्राई एरिया इन इंडिया में. इंडिया में अगर हम देखें, इट पास दो ए रीजन इन हाई रेनफॉल, उन रीजन से प्रवेश करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है. हियर द रिवर कैरी अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट. द ब्रह्मपुत्र हैज ग्रेट चैनल्स बनाती है और इसकी जो लेंथ है इन आसाम एंड फॉर्म मैनी रिवर एंड आइलैंड्स, नदी का द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी कई जगहों पर. क्या आपको कोई एक नेम मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एंड याद है ब्रह्मपुत्र का? दैट इज माजुली, जो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है. इसी नदी के द्वारा बनाया गया है. एवरी ईयर हम देखते हैं रेनी सीजन में हर साल क्या होता है, द रिवर ओवरफ्लो, जो नदी है ओवरफ्लो हो जाती है और अपने नदी के जो किनारे हैं उसको पार करते हुए कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवेस्टेशन, बहुत ज़्यादा आता बाढ़ लेके आती है. आसाम में बाढ़ आती है इस नदी से और बांग्लादेश में भी. अनलाइक अदर नॉर्थ इंडिया रिवर्स की अगर हम बात करें, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपोजिट, जो ब्रह्मपुत्र है मार्क्ड बाय ह्यूज डिपोजिट्स यहाँ जमा होते हैं अपने साथ ऑफ सिल्ट के, बैट कॉजिंग रिवर वाइड टू राइज एंड रिवर ऑल्सो शिफ्ट इज चैनल, और जल्दी अपना चैनल्स भी चेंज कर देती है. पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें, अभी हम हिमालयन रिवर पढ़ रहे थे, 3 हिमालयन रिवर्स. अब हम पेनिनसुलर रिवर पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा साल भर नहीं बह पाती है क्योंकि हिमालयन रिवर में तो हिमालय में जो ग्लेशियर बहता है या बर्फ़ पिघलती है तो हमेशा पानी अवेलेबल रहता है. द मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वेस्टर्न घाट के द्वारा बना हुआ है विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ से साउथ तक है वेस्टर्न कोस्ट की. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर हैं जो पेनिनसुला की, सच है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है. ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है. दीज रिवर मेक डेल्टा, ये नदियाँ याद रखना जितनी पेनिनसुलर रिवर हैं. पेनिनसुलर रिवर 2 प्रकार की हैं याद रखना, एक ईस्ट फ्लोइंग है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. ईस्ट फ्लोइंग दोनों ही पेनिनसुला मानी जाएंगी, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो. अंतर इतना है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर अरब सागर में गिरती है. ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरी बनाती है. ईस्ट फ्लोइंग रिवर में लंबे समय तक पानी नहीं रहता है. वेस्ट फ्लोइंग रिवर चूँकि मानसून बारिश से ज़्यादा पानी रहता है तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर ज़्यादा पानी रहता है, इसमें कंटेन मोर वाटर. ईस्ट फ्लोइंग रिवर में कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी आती हैं. कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी आती हैं. वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और पेरियार आती है जो अरब सागर में गिरती हैं. वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ईस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्ट बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरी बनाती हैं. यू शुड राइट दिस फैक्ट इन योर कॉपी ऑल्सो. हमने ये पढ़ा मोस्ट ऑफ द जो मेजर रिवर है पेनिनसुला सच एज महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. दीज रिवर मेक डेल्टा, अपने मुहाने पर माउथ में
डेल्टा बनाती है। दीज आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स भी बहती हैं फ्लोइंग वेस्टर्न घाट में। द नर्मदा एंड तापी, ये लॉन्ग रिवर है, कल हमने पढ़ा था, विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरी। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुला रिवर आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। अब पहले हम नर्मदा रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा राइज इन अमरकंटक हिल्स, नर्मदा अमरकंटक हिल में राइज करती है इन मध्य प्रदेश में। इट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, ये वेस्ट की ओर फ्लो होती है। इन रिफ्ट वैली में, रिफ्ट घाटी से होके बहती है और इसमें फॉल्ट पड़ते हैं ऑन इट्स वे टू सी, जब तक ये समुद्र तक पहुंचती है, सागर तक। नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चरिक लोकेशंस, मार्बल रॉक्स भी हैं यहाँ पर, जबलपुर में मार्बल रॉक्स पाए जाते हैं। वेयर द जबलपुर में जहाँ नर्मदा बहती है, दो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेटों में इसका लोकेशंस है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नर्मदा रिवर का जो लोकेशंस है, जहाँ पर जो स्टेट नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित हैं, उन स्टेट्स के नाम है ये। डीप गॉर्ज बनाती है और धुआंधार फॉल, जैसा मैंने बताया नर्मदा रिवर पर है धुआंधार वाटरफॉल। वह द रिवर प्लंक्स ओवर स्टीप रॉक्स को काटती है, जहाँ पर प्लंक्स करती है ऑफ द नोटेबल्स वंस। ऐसे ही नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन चला था, हैज बीन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय स्कीम नेम नर्मदा देवी नर्मदे। हम इसकी वेबसाइट में देख सकते हैं इसके बारे में। और ट्रिब्यूटरी जो नर्मदा की है वेरी शॉर्ट, ऑलमोस्ट दे जॉइन मेन स्ट्रीम एट हाई एंगल। नर्मदा बेसिन कवर है पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अगर हम तापी की बात करें, द तापी राइज इन सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो तापी है राइज इन सतपुड़ा रेंज में बहती है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश की। इट अलो फ्लो इन ए रिफ्ट वैली, नर्मदा जो वैली है जैसे रिफ्ट घाटी से बहती है, ऐसे ही नर्मदा के पैरेलल बहती है। इट इज मच शॉर्टर, लेकिन ये नर्मदा से कम लंबी है। इट्स बेसिन कवर ओवर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करती है ये। जैसे मैंने आपको नर्मदा का बताया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 4 राज्यों का, इसका 3 राज्यों का लोकेशन है। कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें, तटीय मैदानी भाग, वेस्टर्न घाट जो है एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हैंस कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के नाम दिए हैं साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार जो केरल में बहती है, वो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और अरेबियन सी में गिरती है। फाइंड आउट द स्टेट कह रहा है दिस रिवर ड्रेन द वाटर, जो इन नदियों को क्या करता है, पानी देता है, ड्रेन करता है। गोदावरी बेसिन की अगर हम बात करें, जो गोदावरी है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है और ओल्ड गंगा के, और तीसरा ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट के स्लोप से बहती है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट लेंथ इज अबाउट 1500, इसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में बहती है, गिर जाती है कहने का अर्थ है। इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग पेनिनसुलर, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है भी सबसे लंबा है प्रायद्वीपीय नदियों में। द बेसिन कवर ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गोदावरी ज्वाइन बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ज्वाइन होती है। जो इसकी सहायक नदियां हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणिता, मंजरी। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज वेरी लार्ज हैं इसकी, बिकॉज ऑफ इट लेंथ एंड एरिया कवर। इट इज नोन एज दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है ये नदी। अब अगर हम महानदी की बात करें, और आपको मैं बताऊं, जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है
याद रखिएगा नासिक डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर आपको एक याद होगा महाबलेश्वर भी है जो काफ़ी फेमस है, महाबलेश्वर। द महानदी बेसिन की अगर हम बात करें, द महानदी राइज इन द हाइटलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ से बहती है अमरकंटक से। इट फ्लो दो उड़ीसा से होती हुई बहती है टू रीच ऐसे ही अगर हम बात करें कृष्णा रिवर की, जो कृष्णा रिवर है ये महाबलेश्वर से निकलती है। इट राइज फ्रॉम महाबलेश्वर। द कृष्णा फ्लो ऑफ, वो नासिक से निकलती है गोदावरी, और ये इसलिए नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे कह सकते हैं आप। ये महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। द कृष्णा फ्लो अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीच द बे ऑफ बंगाल। तुंगभद्रा एंड कोयना और घाट प्रभा ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, एंड मूसी एंड भीमा आर सम ऑफ अदर ट्रिब्यूटरीज। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है। अगर हम कावेरी बेसिन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस रिवर, द कावेरी राइज इन ब्रह्मगिरी रेंज। जो कावेरी नदी है ब्रह्मगिरी रेंज में वेस्टर्न घाट में बहती है ये। इट रीच बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है इन द साउथ ऑफ कुडेलोर इन तमिलनाडु। द टोटल लेंथ है रिवर की 760 किलोमीटर। जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अगर हम देखें, अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी। इट बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु को कवर करती है। बेसिकली इन तीन नदियों में, इन नदियों का विवाद, इस नदी के लिए विवाद भी है, कावेरी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। बिसाइड 3 मेजर रिवर, इन 3 मेजर रिवर्स के अलावा अगर हम देखें सम स्मॉल रिवर भी हैं जो फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट को फ्लो करती है। जो छोटी नदियाँ जो हैं जैसे दामोदर नदी है बंगाल में, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में, और बैतरणी एंड स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स। हम मैप में लोकेट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो रिवर्स हैं काफ़ी लॉन्ग एरिया कवर करती हैं और इनके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज रिवर भी हैं। अब लेक्स को अगर हम देखें, हमने कई बार लेक्स के बारे में पढ़ लिया है कि इसमें भीमताल लेक है, वुलर लेक है, डल लेक है, सांबर लेक है राजस्थान में, लोकटक लेक है मणिपुर में, चिल्का लेक है उड़ीसा में, पुलिका लेक है तमिलनाडु में, पुष्कर लेक है राजस्थान में, डल लेक और वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है। परिताल जो मैंने बताया था पिथौरागढ़ में है। तो इट मीन्स कि जो लेक्स की वैल्यू है हमारी लाइफ में, ह्यूमन बींग्स के लिए या एक देश की इकोनॉमी के लिए, वो काफ़ी वैल्यूएबल है। वो टूरिज्म के लिहाज से देखें या नेविगेशंस के लिए देखें हम, या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए देखें, या फ्लड कंट्रोल के लिए देखें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है इन लेक्स का हमारी लाइफ के लिए। ऐसे हमने इसमें देखा बहुत सारी जो लेक्स हैं, हम इसमें ये देख रहे हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन से होने वाली जो लेक मैंने बताई थी महाराष्ट्र में लोनार लेक है। ऐसे ही सुकना लेक है चंडीगढ़ में, और कोल्लेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, और नागार्जुन सागर लेक है, ये भी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर लेक। पुलिकाट लेक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक है हिमालयन रीजन से निकलती हैं। इसमें फ्रेश वाटर लेक भी हैं जो हिमालयन से निकलती हैं और ग्लेशियर से निकलती हैं, और विंड फ्लोइंग से भी बहुत सारी रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। कश्मीर जो है टूरिज्म प्लेस के रूप में काफ़ी फेमस माना जाता है, कई सारी लेक्स हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में नैनीताल में बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, देयर आर मैनी लेक्स, और बहुत सारी लेक्स में तो प्योर वाटर भी अवेलेबल से ताज़े पानी की झील जिन्हें कहा जाता है, और बहुत सारी नेचुरल लेक्स भी हैं प्राकृतिक। डैमिंग ऑफ दिस रिवर ऑफ जनरेशन ऑफ हाइडल पावर इसमें पॉन्वेंट की जाती है।
सच एज गुरु गोविंद सागर। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत सारी ग्रेट वैल्यू है इनकी ह्यूमन मिक्स में। ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग हैवी रेन्स, इट प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये क्या करता है, फ्लडिंग को रोकता है और ड्राई सीजन्स में पानी अवेलेबल रहता है। इट हेल्प टू मेंटेन इवन फ्लो ऑफ वाटर, जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको भी मेंटेन करता है। तो इस तरीके से हमने देखा इसकी काफ़ी वैल्यू है हमारी लाइफ में और हमारी इकोनॉमी के लिए। हम देख रहे थे इसमें कि सिटीज़ में वाटर की डिमांड काफ़ी रहती है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से हॉस्पिटल्स में है, स्कूल्स में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, इरिगेशन पर्पज़ के लिए है और इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। पॉल्यूशंस दे रहा है, जितना ज़्यादा हमारी लाइफ डिपेंडेंसी बढ़ रही है वाटर में और पोर्टेबल वाटर घटता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी घटता जा रहा है। हम डिफॉरेस्टेशन तेज़ी से करते जा रहे हैं और पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, केमिकल्स पानी में फेंक रहे हैं जिससे पानी टॉक्सिक हो जा रहा है और पानी के जो एक्वेटिक लाइफ में जो जानवर हैं उनको खतरा है। तो रिवर पॉल्यूशंस को हमें रोकने के लिए इंडस्ट्रीज एक नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया है जिसमें